हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। आज यूनिक का एक ग्रैंड फंक्शन था इंटरनेशनल लेवल पर। सिंगिंग कंपटीशन के लिए जजेस भी अमेरिका से बुलाए गए थे, क्योंकि ये ब्लाइंड कंपटीशन था जिसमें 4 जजेस थे। इस सेशन में हर एक पार्टिसिपेंट को दूसरी जुबान में गाना गाना था। अगर चारों जजेस गाने के दौरान ही ग्रीन बजल बजा देते तो कंटेस्टेंट जीत जाता। मुकाबला सह था। बहुत से यूनिक के तलबा भी यहाँ पर मौजूद थे। यूनिक के सीनियर तलबा भी यहाँ पर बुलाए गए थे, जिनमें अली, कबीर, अरहम भी शामिल थे। एक दूसरे पर नजर पड़ते ही वह दूसरे को घूर कर अपनी सीट्स पर बैठ गए थे। अब आखिरी कंटेस्टेंट की बारी थी, जब निम्रा, शारी और इब्राहिम बोले, आज हमारी एनी होती तो ये कंपटीशन लाजमी जीती। उसकी बात पर वो दोनों नम आंखों से मुस्कुरा दिए। इस अरसे में निम्रा और इब्राहिम की शादी हो चुकी थी। अब वो तीनों यहीं पर पीएचडी कर रहे थे। उन्हें आज भी एनी की कमी इतनी ही खुलती थी जितनी पहले दिन। लाइट्स ऑफ कर दी गई। नया कंटेस्टेंट स्टेज पर नमूदार हुआ और गाना शुरू किया। जजिस के मुंह ऑडियंस की तरफ थे। इस कंटेस्टेंट ने शुरू में ही ऐसी ताल उठाई कि जजेस हैरान रह गए। पाकिस्तानी होकर दूसरी जुबान पर इतना अच्छा अबूर। शुरू में ही जज ने ग्रीन बजर बजाते हुए रूस स्टेज की तरफ टर्न किया। साथ ही लाइट्स ऑन हुई तो सब सन्नाटे में रह गए। आवाज कोई और चेहरा कोई और। डैनियल डांसर गाने की आवाज चारों तरफ फैल गई थी। फीमेल जजेस जो सबसे पहले मुड़ी थी, एक लड़की को आवाज बदलकर गाता देखकर हैरान के साथ साथ पुरजोश भी हुई। जबकि दूसरी तरफ अहरम, अरीबा, सानिया, इब्राहिम, शारी, निम्रा मुंह और आंखें खोले स्टेज की तरफ देख रहे थे। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। तुम लोग भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ, निम्रा ने हैरत भरी आवाज में कहा। शारी और इब्राहिम ने हैरत के बावजूद तस्दीक की, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है? अरब हैरत ज़दा सा बोला। और अरमान? अरमान वो बंदा था जिसकी हालत काटो तो बदन में खून नहीं वाली थी। उसकी यानी उसके ख्यालों से निकल के मुजस्सम बनी हुई उसके सामने खड़ी थी। मगर कैसे? क्या मौजूदा हो गया था? क्या अरमान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया गया था? वो आंखों में नमी लिए हुए चिपक चिपक कर खुद को यकीन दिलाने की सही कर रहा था कि ये एक ख्वाब नहीं हकीकत है। दूसरी तरफ एनी पूरे माहौल पर छाई हुई थी। दूसरे जजेस ने भी तीसरी लाइन सुनते ही ग्रीन बजल बजाया और मुड़ा। अब उसके हाथ की इंतहा ना रही थी। इतनी सी लड़की को इतना उम्दा गाना गाते हुए देखकर उसकी आवाज का जोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जबकि बाकी दो जजेस भी उसकी तरफ बढ़ने बजाते हुए मुड़ चुके थे। अब एक दूसरे को आंखों ही आंखों में हैत का बाजिया इजहार कर रहे थे। सारा हाल तालियां बजाता हुआ पुरजोश था उसका साथ दे रहा था। उनमें सबसे ज्यादा शोर सीनियर्स का था, जो एनी को जानते थे, जिनको लगता था कि एनी मर चुकी है। मगर एनी को जिंदा देखकर उनका जोश और मजा दोबाला हो गया था। कि आला पुरजोश इख्तिताम के साथ ही पूरा हाल तालियों, चीहों और सीटियों से गूंज उठा। लोग शो करते हुए न थक रहे थे। जजिस अभी तक मसमरेज थे कि उनके इख्तिताम की ताल इतनी ऊंची, इतनी पेचीदा थी कि उसकी प्रोफेशनल सिंगर के अलावा आज तक कोई उस गाने को सही से नहीं गा पाया था। मगर आज एक पाकिस्तानी लड़की ने भी ये भी कर दिखाया। व्हाट्स योर नेम? पहला जज खुशहाल दिल्ली से बोला। एनी उसे मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए कहा। उसके अपने चेहरे पर खुशी लिए उसे देख रहा था, जो बाखूबी उनकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर रहे थे। हाउ कैन यू चेंज योर वॉइस? जज ने हैत बड़ी हुई आवाज में पूछा। वो पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। शातिर मुस्कुराहट। इट्स माई टैलेंट, उसे बजाय आम मगरदार हकीकत हास लहजे में कहा। और फिर इस शाम जो कोई भी दूसरे मुल्क के लोग ना कर सके वो एनी ने कर दिखाया। इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम करके उसके अपनों को तो यकीन था कि वही जीतेगी, और वो जीत भी गई थी। जिंदगी की बाजी भी और खेल की भी। जब वो नीचे उतरी तो ग्राउंड में लोगों का जब में गफीर लग रहा था। यानी सबसे मुबारकबाद वसूल करते हुए आगे बढ़ी। जब किसी कैमरा मैन ने सवाल किया, अगर आप हार जाती तो? इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार न माने। वो थोड़ा आगे आई जहाँ भीड़ कम थी। जब अली भीड़ को चीरता हुआ उसके सामने आया और अपना सर खोलता हुआ उसके गले लगा। एनी, मेरी एनी, तुम जिंदा हो? उसका हाथ उल्ट पलट करके देखने लगा कि वो वाकई ही ठीक थी ना। और एनी उसकी बेचैनी और बेताबी पर हंसने के साथ साथ रो दे। 2.5 साल, 2.5 साल उसने इस लम्हे का इंतजार किया था, कब वो अपने प्यारों के दरमियान जाए। सबसे ज्यादा याद भी तो उसे अली को ही किया था। उसका हाल जानते हुए भी अपनी मजबूरी की वजह से उससे ना मिल पाए। हाँ, हम ठीक है, उसे उसको पुरस्कुन करते हुए कहा। तो फिर कहाँ थी इतना अर्सा? क्यों रब्ता नहीं किया? और वो सब क्या था? क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? अली ने सूरज चिरा लिए हुए आंसू भरी आंखों से उसको घूरते हुए कहा। लगाऊं एक? बोल, क्यों नहीं रही? जुबान बेच दी है, अली ने मुझमें गुस्से से कहा, जिसकी दिल तो खुशी से के मारे झूम रहा था। उससे पहले कि वो कुछ बोल रही, निम्रा भागती हुई आई, उसके गले लगी। हमने तुम्हें बहुत ही मिस किया एनी, तुम्हारे बगैर तो मुझे कभी भी मजा नहीं आया। मैंने कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया, उसने रोते हुए कहा। अरहम, सानिया, अरीबा और अरमान भी उसे ही देख रहे थे। एनी निम्रा की इतनी मोहब्बत पर नम आंखों से मुस्कुरा दी और उसे जोर से खुद में बीचा। मिस यू टू। जब वो दोनों इस तरह गले लगकर आंसू बहाती रही तो इब्राहिम बोला, अरे शारी, तुम तो वही देख रहे हो ना जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, इब्राहिम ने जवाब में सर हिलाया। शारी आ गया आया और एनी को डरते डरते चुटकी काटी। आउच, क्या बदतमीज है ये शारी, एनी ने बाजू मिलते हुए कहा। और मैं चेक कर रहा था कि तुम कहीं भटकी हुई आत्मा तो नहीं है जो यहाँ पे बदला लेने आई हो।
उसे दांतों की नुमाइश करते हुए कहा तो साड़ी खिलखिलाकर हंसती है। जी नहीं, हम बिल्कुल असली है। कहो तो तुम्हारी 2-4 हड्डियां तोड़कर दिखाएं। एनी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए आंखें पटपटाते हुए पूछा तो वह फौरन निम्रा के पीछे छुपा। बहन, क्यों मेरी बीवी को बेवा करना है? क्या यू मीन तुमने निम्रा से? ओ माई गॉड, आई कॉन्ट बिलीव। निम्रा, तुम इस छिछोरे से शादी कर ली? उसे तो कोई लड़की अपनी लड़की ना दे। एनी ने लहजे में निम्रा से कहा तो सारी हंसती है। एनी, अब इतना भी ज्ञान गुजार नहीं हूं मैं। लड़कियां मरती हैं मुझ पर। उसने एक अदा से बालों में हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, इतनी बुरी चीज देखकर तो कोई भी मर जाए। निम्रा ने उसकी इज्जत का फलूदा किया तो सारे हंस हंस का दौड़े हुए वो अपना सब मुंह लेकर आ गए। बाय द वे, कंग्रेचुलेशन टू बात ऑफ यू। एनी ने खुश दिली से दोनों को मुबारकबाद दी। अब तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी ना? निम्रा ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं माय डियर, बहुत से लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाना बाकी है अभी। सब उसकी बात पर होश हुए। इतने में अरीबा उनके बीच में से गुजरते हुए एनी के सामने आई तो सबकी हंसी को ब्रेक लगा। एनी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी है। उसके पीछे अरहम भी नदामत से सर झुकाए हुए खड़ा था। एनी ने एक नजर दोनों के चेहरों को देखा। हम किसी अजनबी से बात नहीं करते, उसे सख्त अंदाज में कहते हुए इन दोनों का बावर खुआया कि वो दोनों उसकी नजदीक अहमियत खो चुके हैं। एनी, चलो चले, अली ने कहते हुए उसका हाथ पकड़ा था। उसे पहले के वाक़े बढ़कर अरमान उनके बीच आकर खड़ा हुआ। एनी, ये आवाज। एनी, इसकी आवाज पर पत्थर हुई थी। क्या कुछ ना याद आया? इत्तेफाक लहजे पर इल्तजाम, तलाशी, उसका दिखा देना, तमाम मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गए थे और आज उसका नादम लहजा, उसका खून खुला गया था। तमाम मोहब्बत के साथ इन 2.5 साल में मंजबूत हो गए थे। निकलो यहाँ से, अली ने उसे दिक्का देते हुए कहा। तुम बीच में मत बोलो, ये हमारा पर्सनल मैटर है। वो अली को पीछे झटकते हुए बोला और एनी को उसके बाजू से थामते हुए फिर पुकारा। उसके लहजे में हिजरत की तरफ थी, दीद की प्यास थी कि मीठी नहीं रही थी। सब दम साधे उन दोनों को देख रहे थे। एक की आंखों में अपने महबूब को देखकर सैराब हो रही थी तो वहीं दूसरी आंखें झुकी हुई थी जैसे पत्थर हुई हो। फिर दफ्तर उसने सुर आंखें ऊपर उठाकर मुकाबले की आंखों में देखा और उसे एक नजर को देते ही अरमान जमीन पर गिर गया। हाथों की गिर ढीली हुई और वह फिर चटाख की आवाज गूंजी। एनी ने तमाम लिहाज बिलाई ताक रखते हुए सबके सामने एक थप्पड़ जड़ा। सबके मुंह खुले। वो तो शुक्र था कि वहां पर स्टूडेंट्स नहीं थे, वरना बात का बतंगा बन जाता। अरमान मुंह पर हाथ रखे हुए आंखें मूंद कर जब्त कर गया। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया था। वो यही डिजर्व करता था या उससे भी बुरा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? यू डोंट हैव एनी राइट टू टच मी। एनी गुस्से से तारी, और तुमने ये मैटर पर्सनल कहाँ रहने दिया है? अगर तुम बोल गए हो तो हम तुम्हें याद दिलाएंगे, तुमने ही कई लोगों के सामने हम पर कीचड़ उछाला था, रिमेंबर? तो ये मैटर तभी पब्लिक हो गया था, कहीं से भी पर्सनल नहीं रहा। आइंदा हमारे घर वालों को भी हाथ में मत लगाना, वरना तो कर रख देंगे। उसने बर्फ से लहजे में कहा। उसने पल में अरमान को अपनों की फुर्सत से निकाल बाहर किया था। अरमान को शदीद रंज पहुंचा। एनी, मेरी बात तो सुनो, एक दफा मुझे जैसे चाहो सजा दो, मगर मुझसे यूं मुंह तो ना मोड़ो। इस वक्त वो कहीं से भी एक मशहूर बिजनेसमैन या टीचर नहीं लग रहा था। वो तो कोई आम सा आशिक लग रहा था जो अपने महबूब की नजर करम का मुंतजिर हो। अली, चलो यहाँ से, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, हमें बहुत ही जरूरी काम करने हैं। एनी सख्त लहजे में कहते हुए आगे बढ़ी, मगर अरमान ने उसका हाथ पकड़ा। एनी इतनी बेर हुई। अरमान ने आंखों में शिदत भरे हुए आंसू लिए हुए कहा। दो पल को एनी का दिल उसके हाथ पर कुटलाया था, मगर अगले ही पर उसने एक कड़ी निगाह अरमान के हाथ में मौजूद अपने हाथ पर डाली। अरमान ने उसकी नजरों का मफहूम समझते हुए उसका हाथ छोड़ा। कहाँ वो लड़की? उसकी हर एक बात पर मुस्कुराती थी। आज वही लड़की उसके पल भर में 2 कोड़ी का कर गई थी। एक बार मुझे मौका दो, अरमान ने शिकस्ता लहजे में कहा। एनी तन से मुस्कुराई, उसके कान पर झुकर बोले, तुमने दिया था हमें मौका? नहीं ना, तो फिर हम कैसे दें? उसकी अजनबियत पर अरमान का दिल कच्ची कच्ची हुआ था। वो अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से खो चुका था, जिसका उसे शदीद पछतावा था। एनी अली के साथ उनके करीब से होते हुए चली गई थी। वो जानता था कि यह बहुत ही मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं, ये वो जानता था। अब ये अरमान की साबित कदमी पर मुनहसर था कि वो कैसे एनी को दोबारा जीतता है। एनी ने अफंदी हाउस में कदम रखा तो चारों तरफ खुशियां फैली हुई थी। सरीना भी उसे तब से सीने से लगाए बैठी हुई थी। फरद बेगम तो बाबा अपनी खुशियां से नम होती हुई आंखें पहुंचती बाहर लौट आई थी। किचन में मजे मजे के पकवान पक रहे थे। सब कुछ एनी की पसंद का बन रहा था। उसके सभी मामू ने भी उसे साथ लगाकर प्यार किया, करते भी क्यों ना। आहर वो लैला की आखिरी निशानी थी। एनी को शिद्दत से एहसास हुआ कि उसने अपने प्यारों को, उसके अपनों को कितनी देर खुशी से महरूम रखा, मगर अब गम मुंह के बादल छट चुके थे। करीम साहब के इतने नॉर्मल अंदाज पर सभी हैरान थे। इन सब के पूछने पर कि ये सब कैसे और कब हुआ, तो एनी ने उन्हें बताना शुरू किया। हॉस्पिटल में एनी को लास्ट डे पर बचा लिया गया था। उनकी इसकी जान को हता था। तभी उसने रूपपोशी का सोचा और अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ऑपरेशन थिएटर की बैक साइड से उसे लेकर जाया गया। क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी सेटल नहीं थी, इसलिए उसने कफन बंद करने होने की शर्त रखी ताकि कोई मुर्दे को पहचान ना सके। इन 2.5 सालों में एनी तुर्की अपने दोस्तों के पास रही। उसका इलाज भी वहीं हुआ और अब एक खास मकसद उसे यहाँ पर खींच लाया था। और वैसे भी वो अपने उससे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
दादा जान, मुझे क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। अली ने उन्हें घूरते हुए कहा। तो वह हड़बड़ा के क्या मतलब है? मतलब ये कि एनी को मिलने की ज्यादा बेताबी आपको होनी चाहिए, मगर आप नॉर्मल से अंदाज में मिले, इसका मतलब आप जानते थे एनी जिंदा है? अली ने उनका राज फाश किया। सब उनको घूरने लगे तो वह हंसियान गए। हाँ, मुझे पता था इनसे, और झूठ ना बोला गया तो वो झुंझला कर बोले। एनी की आंखों में 2.5 साल पहले का मंजर लहराया तो उसने बताया कि वो दूर रहते भी इनसे काफी नहीं थी। जब उसे पता चला कि उसके जुताई में करीम साहब बिस्तर से लग गए हैं तो उसने एक डॉक्टर से रब्ता किया। उनसे उसे पता चला कि करीम साहब की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, जो किसी हादसे का नहीं पेशा हैमा हो सकती है। तो उसको मजबूरन उनसे मिलना पड़ा। उस दिन करीम साहब के पास उस बंदे को एनी नहीं भेजा था कि, और एक ऐसा बंदा महमद शाह को भी बुला लाया। वो दोनों इस जगह आ तो गए थे, मगर दोनों ही हैरान थे कि ऐसी कौन सी बात है एनी की जो यहाँ पर पता चलेगी। वो इस अजनबी फ्लैट में बैठे इंतजार कर रहे थे जब एनी उन दोनों के सामने आई। करीम साहब पर तो शादी मर्द की सी कैफियत छा गई थी। उनसे खुशी के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा था। जब एनी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया तो वह जब के तमाम बंधन तोड़ते हुए उसे अपनी आगोश में लिए हुए रो दिए। ये मेरा कोई खुशनुमा ख्वाब है या हकीकत? अगर ये एक ख्वाब है तो बाखुदा मैं कभी से ख्वाब से उठा नहीं चाहता। करीम साहब की बात पर एनी को शर्मिंदगी न आन गिरा। कितनी मोहब्बत करता था ये शख्स उससे कि खुद की सेहत की भी परवाह न की। उस दिन से अलहदा होकर उनके आंसू पोंछे और महमद शाह से मिले। इन दोनों को अच्छी तरह से अब ठीक होने का यकीन दिलाकर उसने उन दोनों को उसने उसने दूसरों को उसके जिंदा ना होने का वादा लिया था। मगर घर में सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। करीम साहब बोले। हम जानते हैं बाबा जान, मगर ये हमारी मजबूरी है। कातल हमारे पीछे गात लगाए बैठे हैं। बहुत मुल्कों की पुलिस मेरे पीछे है। ऐसे में मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। उस इन दोनों को अपनी हकीकत से आगाह किया और साथ ही लैला के कातलों का भी बता, जिससे सुनकर वो दोनों दंग रह गए थे। उन्हें इस सब की उम्मीद न थी। फिर इन दोनों ने उसे वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएंगे। बदले में उसे उनसे आते रहना होगा, और उसने वही किया। सब उसे गुस्से से घूरे थे। क्या इस क्या हमने किया? क्या इस वक्त वही सही था? उसने दांत दिखाते हुए कहा। तो सारी जंग पार्टी से मारने को लपकी, जबकि वो आगे आगे और सब पीछे पीछे थे। अफांदी हाउस में दफा फिर किल्लाहटों का राज था। अब आगे का क्या इरादा है? रात को एनी और अली बालकनी में बैठे हुए इतने अरसे बाद कॉफी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। जब अली ने एनी से पूछा, उसका सवाल सुनकर एनी मुस्कुराई। सर्द व शफाक मुस्कुराहट बदला उस एक लफ्ज में अपना तमाम इरादा जाहिर कर देता। मगर कैसे? तुम तो यहाँ रहती हो। अली ने नासमझी से पूछा। सुबह तुम्हें पता चल जाएगा। बरसात बीत चुकी थी, अब बस चाल चलना बाकी थे। 2 दिन बाद शाहबेली में बच्चों ने किसी से भी एनी के जिंदा होने का जिक्र नहीं किया था। जब सुबह सब नाश्ते के लिए मेज पर बैठे तो लॉन्च में शोर की आवाज सुनकर सबको ताजुब हुआ। जब एक मुलाजिम भागता हुआ आया। वो साहब जी, ये वो क्या लगा रखा है? साफ साफ बोलो। महमद शाह झिड़कर बोले। साहब जी, वो भूत। मुलाजिम ने लॉन्च की तरफ इशारा करते हुए अटकते हुए कहा। ये क्या ओल पर बके जा रहे हो? बल्किस बेगम ने उसके लत्ते लिए। मुलाजिम रोने वाला हो गया। जी, वो एनी बिटिया की रूह है वहां। क्या दिमाग तो नहीं खराब होगा तुम्हारा? आपके कब्र से उठकर आएगी वो। दादी जान दहाड़ी। जबकि यंग जनरेशन फौरन लॉन्च में बाकी अरमान समेत जहां एनी मुलाजमों को अपना सामान अंदर रखने की तरकीब दे रही थी, जो उसे डरते हुए देख रहे थे जैसे वो कोई आत्मा हो। एनी सबको लॉन्च में आता हुआ देखकर चौंकी। हेलो एवरीबॉडी। उसने सबकी हैरत से फटी हुई आंखें और खुले हुए मुंह देते हुए चोट की। मेरी बेटी, तुम जिंदा हो? अहमद शाह तरफ कर आगे बढ़े, उसे गले लगाया। जबकि रुकैया बेगम का भी यही हाल था। तुम बच कैसे गई? बल्कि इस बेगम हैरत से बोले तो सबने उनको घूरा। हमें तो लगता है सबसे ज्यादा शौक आपको और अलीशा को लगा है हमारा जिंदा होने का। क्यों अलीशा? माय डियर सोतन टू बी। एनी ने दोनों को देखते हुए तंज करता हुआ कहा। ए लड़की, जो चाहे हो जाए, अब तो जिस घर में वो मुकाम नहीं मिलेगा। बल्कि इस बेगम ने उसे देखते हुए हरकारा से कहा। तुम जो चाहे मर्जी करो, मगर अरमान की शादी अब अलीशा से ही होगी। मैं तुम्हें दोबारा हमारा घर बखेने नहीं दूंगी। सलमा बेगम अरमान की वालदा बोली। एनी ने एक संजीदा नजर इंसान पर डाली। अरमान से पहले के कुछ कहता वो बोली। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अरमान की शादी जिससे मर्जी करवाएं। आई डोंट केयर। एनी ने आंखें घुमाते हुए कहा। ये हमारे दादा की हवेली है, हम जब चाहे यहाँ रह सकते हैं। आप मुझे चाहे भी तो नहीं रोक सकती, अंडरस्टैंड? एनी ने रुके हुए लहजे में कहा। तो सबने महमद शाह को देखा। उन्हें स्पा में सर हिलाकर इस बात की तस्दीक की तो सब हैरान रह गए। मगर बाबा, दिलावर शाह बोले। एक लफ्ज नहीं। महमद शाह गुस्से से बोले और अंदर चले गए। फिक्र मत करे, हम यहाँ ज्यादा नहीं रुकेंगे। हमें अपनी माँ के कातलों का पता चल चुका है। बस उन्हें कुटहरी में लाकर हम यहाँ से चले जाएंगे। एनी ने सबकी तरफ सत नजर डालकर कहा। तो बल्कि बेसम थूक निकलती हुई रह गई और ये कि अपना सेपरेट रूम में चली गई थी। पीछे सब हैरान परेशान उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे।
रात को हर तरफ खामोशी का राज था। जब लैला अफंदी के कमरे में उनकी मट्टी से अटी तस्वीर के सामने उसका कातिल खड़ा इस तस्वीर को होनहार नजर से देख रहा था। बहुत जल्द तुम्हारी बेटी को मारकर तुम तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि वो अब मेरे गले की हड्डी बन रही है और फिर इस हवेली पर मेरा राज होगा। हा हा हा। उसका सफाकी बराबर कहकर इस स्टोर नुमा कमरे में गूंजा। इतनी भी क्या जल्दी है, पहले हमसे तो निपट ले। एनी की आवाज पर वो साया झटके से पलटा। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी पीठ पीछे चाले चलोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? ना 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 डियर, हम तब भी जान गए थे कि असली कातिल कौन है। अब मुकाबला आमने सामने हो जाए, क्योंकि तुम्हें तो हम किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। तुम्हारा यकीन कौन करेगा? वो साया हंसते हुए बोला। हमें किसी के यकीन की क्या परवाह, अदालत सबूत मांगती है और वो हमारे पास है। एनी की आंखें चमकी। एनी को शाह हवेली में रहते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। वो सुबह जाती, रात के तक लौटती। सुबह तो वो यूं नहीं जाती, मगर वहां से कहाँ जाती ये तो कोई भी नहीं जानता था। अरमान ने ऑफ टाइमिंग के बाद एनी को यूनि से कभी निकलता नहीं देखा था, तो वो जितना हैरान होता उतना काम था। अगर एनी अंदर जाते हुए दिखती थी तो वापस आते हुए नजर क्यों नहीं आई कभी? अरमान के गेस्ट हॉल में अरमान के करीबी दोस्त की शादी की तैयारियां चल रही थी। तो सभी दोस्त इस वक्त आ चुके थे। वो तुर्की में रहायश पजीर थे, मगर महमद शाह और दादी जान के इसरार पर शादी पाकिस्तान में ही बल्कि शाह हवेली में कर रहे थे। महमूद शाह का कहना था कि जब पाकिस्तान में उनकी फैमिली उनकी हवेली है तो कहीं और क्यों रहना। मगर वो ये कहकर गेस्ट रूम रुक के मुनासिब नहीं लगता, मिलते आते रहेंगे। तो सब दोस्त गेस्ट होम में ही ठहरे हुए थे, जिनमें सबसे शरारती हैदर, हसीब, संजीदा मजाज शान, दुल्हन साहब काशिफ, जबकि लड़कियों में नटखट नैना, शायरी, मासूम सी मासूमा और हमारी दुल्हन साहबा प्रेरणा मौजूद थी। गेस्ट रूम में वह खूब रौनक लगा कर रखते थे।